अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ जनाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आपकी सुबह बड़ी अच्छी गुजर रही होगी और आज मौसम भी खासा खुशगवार है इस लिहाज से कि बादल छाए हुए हैं और बारिश का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। बादल छाए हुए मेरे भाई, बादल छाए हुए हैं। कहाँ छाए हुए? कराची एक तो कराची बहुत बड़ा है, हाँ। ठीक है। कराची में कभी कहीं फुहार पड़ी होती तो अगली जगह शदीद धूप तो होती है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर भी बाहर आप जाके देखें तो बादल छाए हुए हैं। मैं जब सुबह आई थी तब तो बादल नहीं थे। इन्नमल आमालु बिन्नियात। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है इस बात को कहने से। और मैंने एक पिन मार के आपके कूजे में छेद कर देना जब इस तरह की बातें करें। द थिंग इज, खैर कराची में आपको पता है कई दिनों से बादल तो नजर आ रहे हैं पर बारिश का कोई सीन नहीं है। हमने देखा पंजाब में बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, बट कराची वाले लाहौर का बिल्कुल ऑफ कोर्स लाहौर में भी बारिश है, लेकिन लाहौर में भी बड़ी गर्मी है। अच्छा, अब आप कहेंगे रोज मदिया और अशफाक क्यों ये बात करते हैं? वो बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे। कल कोविड की वजह से 102 अफराद जहाँ भग हुए हैं, जो कि अब तक की जो 4th वेव आई है इसका सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये तो बहुत कंसर्निंग होता है। बिल्कुल कंसर्निंग इसलिए है कि 100 से ज्यादा लोग जहाँ भाग हो गए हैं और इस वक्त हो ये रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि ये जो नया वेरिएंट है ना ये सिर्फ इन्फेक्शियस ज़्यादा है, यानी कि जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है या इस तरह के जो दीगर वायरसेस थे, कोरोना वायरस पहले ये कहा जाता था उनसे कम फैलता है, लेकिन ये जो डेल्टा इसका वेरिएंट आया है ये अब ज़्यादा फैल रहा है। और दूसरा जो बड़ा मसला है मदीहा कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है ना जिससे पता चलता है कि ये डेल्टा वेरिएंट है या नहीं, उस करने में तकरीबन 40 से 60 हज़ार रुपए का खर्च आता है। अच्छा, 9 लेबॉर्टरीज हैं जिनमें से 4 सरकारी लेबॉर्टरीज हैं जहां पर ये टेस्ट किए जाते हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। तो इस वक्त जो ट्रेस किया जा रहा है डेल्टा वेरिएंट को वो सिम्टोमेटिक बेस पे है। ऑल्सो 80% पीपल जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है। सब आप खुद देख लें कि वैक्सीन आपको कितनी इम्यूनिटी दे रही है। इस वाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। नुसरत फतेह अली खान की कवाली के अंग्रेजी तर्जुमे की तलाश। जमाइमा परेशान, किसने की मुश्किल आसान, किसने लिंक शेयर किया, जमाइमा ने किसका शुक्रिया अदा किया, उस शख्सियत से आपकी आज बाखबर सवेरा में मुलाकात करवाएंगे। कराची में साल की बड़ी वारदात, निजी सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए समेत वैन ले उड़ा। गफलत किसकी, जिम्मेदार कौन? 3 दिन गुजर गए, पुलिस की तहकीकात जारी। नवाज शरीफ बीमार है, सफर नहीं कर सकते, मेडिकल रिपोर्ट आ गई। एहतियात का मशवरा। फारूक हबीब कहते हैं ऑस्कर परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाए, सेहत पर सियासत ना की जाए, शहबाज का जवाब। ख्वाजा सराउ को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग कतार की टेंशन। एड्स और हेपेटाइटिस में मुब्तला ख्वाजा सराउ कौन सी वैक्सीन लगाएं, रहनुमाई का मुतालबा। जी, तो कुछ रोज पहले ओबामा के पसंदीदा गीतों की फहरिस्त में हमने देखा था कि पाकिस्तानी गज़ल शामिल थी और अब बरतानवी प्रोड्यूसर और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो साबका अहलिया है जमाइमा खान, उन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने पंजाबी कवाली का तर्जुमा मांगा है। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्विटर पे पाकिस्तानी फॉलोअर से मांगी मदद। लिखा कि क्या कोई पाकिस्तानी फॉलोअर मुझे बता सकता है कि मैं अजीम नुसरत फतेह अली खान की कवाली अथरा इश्क नहीं सोन देंदा का अंग्रेजी तर्जुमा कैसे तलाश करूं, और उस पर बड़े दिलचस्प किस्म के लोगों ने जवाब भी दिए। अच्छा जी, किसी ने तो ये भी कहा कि अच्छा नहीं सुनी। अच्छा मैं वही हो रहा था कि ये मेरे वाओ क्या निकाला है। अच्छा, ओबामा साहब ने तो जो जिस गजल की बात की थी वो हम सब की सुनी हुई भी है और जाहिर है कि उसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं। लेकिन ये जो हम नुसरत फतेह अली खान की इस कवाली की बात करें और ये नहीं सुनी हुई तो जरा पहले सुनवा देते। एग्जैक्टली, मुझे भी सुननी है भाई। ये के कमर भी जो था वो भी कब से बनाया गया हुआ था, गाया भी था, लेकिन उतना लोगों में फेमस ही था, बाद में गाया गया। अब ये भी देखिए, मैंने नहीं सुना हुआ। जी बिल्कुल, मुलाकात करवाए जी इशफाक, जिनसे आज जिन्होंने इनकी मुश्किल आसान जी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबाज अहमद, कराची से उनका ताल्लुक है और 5 साल से बर्मिंघम में मुकीम है। यानी कि आप सोचें कि मदद भी उनने की, शहरी ने की जो कि वहीं पे मुकीम है। पाकिस्तान में से किसी को याद नहीं आया कि मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, लोग लेट हो गए। तो मुबाज बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये जरा बताइएगा कि आपने सुन रखी थी ये गजल पहले से, किस तरह से आपने उनकी मुश्किल आसान की?
मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा कि जमाइमा का नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने ऐसे ही गाड़ी पार्क की और उनका नोटिफिकेशन चेक किया। नोटिफिकेशन में उन्होंने एक नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली थी जिसका उन्होंने इंग्लिश सबटाइटल मांगा था। तो मैं उस वक्त, आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, उसने इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त नुसरत फ़तेह अली खान की दूसरी कवाली न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं वो सुन रहा था। उसकी ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब ने ऑलरेडी रिकमेंडेड नेक्स्ट यही किया हुआ था जो उन्होंने मांगा था, जिसके इंग्लिश सबटाइटल्स मांगे थे। तो मैंने फौरन से उसको कॉपी किया और जमाइमा को ट्वीट कर दिया। बट यू वर रियली क्विक मुबरिक, लेकिन उससे आपसे पहले बहुत सारे लोग उनको जवाब दे चुके हुए थे, लेकिन सैकड़ों अफराद के जवाबात में जमाइमा ने सिर्फ आपकी ट्वीट का रिप्लाई किया और आपको ही थैंक यू बोला। काफी रिप्लाई देखे भी होंगे और आई थिंक मैंने विद इन 2 मिनट्स रिप्लाई कर दिया था। दैट विल बी द रीजन कि उन्होंने उसे लाइक भी किया और उसे अप्रिशिएट किया और मेरे ट्वीट का रिप्लाई किया कि दैट्स सुपर हेल्प। तो मे बी ये रीज़न है कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मैंने या तो मैं सही टाइम पे सही जगह मौजूद था, तो भी रीज़न हो सकता है। अच्छा चलें, आपने तो उनको रिप्लाई कर दिया, लेकिन आपके रिप्लाई पर भी हमने देखा कि काफ़ी रिस्पांस सामने आए हैं। इस बारे में कुछ बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आए। मैंने उस वक्त तो फिर अपना फ़ोन रख दिया क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था। तो मैंने रात में आके जब ट्विटर अकाउंट ओपन किया तो उसमें बेशुमार मैसेजेस थे, कमेंट्स थे, लाइक थे। तो उसमें से 2-4 लोग थे जिनके जो बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हैं और फेमस सेलेब्स भी हैं, उनके आए हुए थे, लाइक्स आए हुए थे। तो मैंने वो देखे तो उसमें वसीम अकरम, मिर्ज़ा इकबाल बेग, नासिर हुसैन, इनके लाइक्स भी मौजूद थे। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था। प्रेस ये बताएगा, जैसे अभी अशफाक भी कह रहे थे कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो ट्वीट किया था वो जो ट्वीट था वो बाद में डिलीट कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? जमाइमा ने ट्वीट क्यों डिलीट किया उसका रीज़न तो वही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मैं क्योंकि कमेंट्स देख रहा था तो मुझे जो रीज़न लगा है वो यही है कि शायद थोड़ा इनडिसेंट हो गए होंगे कमेंट्स, क्योंकि थे काफ़ी, मैंने भी देखे थे, या फिर कुछ पर्सनल कमेंट्स हो गए होंगे जो वहाँ चल रहे थे। सैकड़ों कमेंट्स थे उसमें, तो उसमें ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से उन्होंने ये अपना ट्वीट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने वाकई देखा है कि जो लोग हैं ना वो अपनी सोच, अपनी फहम, अपने खानदान, अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक, एग्जैक्टली अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक जवाब देते हैं। और कहीं कहीं जवाब ऐसे होते हैं कि वो किसी की जनाब इज्जत मलूज़ खातिर नहीं रखते। उनको लग रहा होता है कि जितना हम घटिया जवाब देंगे ना उतना अच्छा, समझे जाएंगे, लेकिन आप उतनी घटिया। इसकी वजह क्या होती है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो ट्विटर का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कोई भी कहीं पर भी अपना अकाउंट बना के, प्रोफाइल बनाकर किसी के बारे में भी आप दरोगोई कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में कार्रवाई नहीं होती। देखिए इंस्टाग्राम पे भी ऐसा होता है, क्योंकि आपको वही चीज स्ट्राइक करती है जो कि नेगेटिव होता है। 1000 लोग आपको अगर आपकी पिक्चर के नीचे लिखे आप बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, आप कहेंगे, आप खुश होंगे, बट आप उनको जवाब नहीं देंगे, जस्ट टू सीक अटेंशन। लेकिन एक कोई कमेंट ऐसा हो जाए जो कि नेगेटिव कमेंट होगा, वो आपको वहीं से तार करके रख देगा और आप वहीं से आपको जाएगा कि भाई क्यों। नहीं, आप रिस्पॉन्ड भी उसी पर करते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो नॉर्मल होते हैं उसके ऊपर आप नहीं करते, लेकिन ऐसों पे तो ये अटेंशन सीकिंग भी हो सकती है। बहुत से रीजन। अशफाक, वैसे मुझे बताएं, नुसरत खान साहब की क्योंकि कलाम की बात हुई थी कि अथराज सोन नहीं देना, तो ये मैंने नहीं सुनी हुई थी। आपको ऐसा कौन सा लगता है कि कोई आपने भी नुसरत खान साहब की ऐसी कवाली सुनी हो जो आपको लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत कवाली लेकिन उतनी सुनी नहीं गई? जैसे मुझे लगता है कि उनकी एक कवाली है माया परदेसी हो गया, ये भी ज्यादा लोगों ने सुनी नहीं है। भाई मैंने जितनी भी सुनी हुई हैं ऑब्वियसली वो वही होती हैं जो कि रिकमेंडेड होती हैं। जैसे रश के कमर है, उसकी एक वीडियो देखी थी, उसके बाद जनाब याद आया कि हाँ जी ये देखनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सी उनकी कवालियाँ ऐसी हैं कि जो आपने सुनी और बाकी लोगों ने ना सुनी हो। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद फिर राहत के उन्होंने उनकी कई कवालियां गाई हैं और मुझे दुख इसलिए है क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैन हूं और मैंने भी नहीं सुनी हुई थी जो जमाइमा ने सुनी हुई थी। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और अब हमने जरा जराइम की बात करते हैं। जराइम की बात करते हैं, वो भी कराची शहर के हवाले से बात करेंगे। इतना बड़ा शहर जहाँ पर जो क्राइम्स हैं ये भी आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। और कराची में हुआ बेसिकली सीन ये कि सिक्योरिटी कंपनी का जो वैन ड्राइवर है, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 करोड़ रुपए लेकर उड़ गया। 20 करोड़ रुपए आप सोचें, और ये देखा जाए तो साल की सबसे बड़ी वारदात कराई जा रही है। और जनाब ये वाकया है 9 अगस्त का।
اور یہ جناب ڈرائیور صاحب کی تصویر بھی ہے. کیا مطلب آپ دیکھیں کہ کیا پلاننگ ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے وہ کہاں کھپائے گا, کہاں لے کے جائے گا. آبویسلی اس کے لیے اس نے پلاننگ وغیرہ بھی کی ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وین میں 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم تھی, اور طارق روڈ سے بینک کی رقم ڈیلیور کرنے کے لیے وین روانہ ہوئی تھی. آئی چندریگر روڈ پر موجود ایک بینک میں کچھ رقم ڈیلیور کرنا تھی, جس کو لے کر کچھ گارڈ نیچے اترے تو وین ڈرائیور نے گاڑی چلا دی. یہ مطلب اندازہ کریں یار. بالکل جی, جیسے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی رقم اس وین میں موجود تھی, اور جو ڈرائیور ہے وین کو مسکین گلی میں چھوڑ کر رقم وہاں سے لے کے فرار ہو گیا. اتنی بڑی رقم اکیلا شخص اکیلا تو نہیں لے کے جا سکتا, یہ اکیلا تو نہیں لے کے جا سکتا. آف کورس اگر اتنی بڑی رابری ہے اور اتنا بڑا وہ کچھ جو کرنے جا رہا ہے, واردات کرنے جا رہا ہے, تو اس کے باقی ساتھی موجود ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مدیحہ اس وین میں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی وین ہے, تو اس کو باہر سے انفلٹریٹ اس میں نہیں کیا جا سکتا. بڑا مضبوط قسم کی ہوتی ہے, بختر بند ٹائپ کی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک سیکیورٹی کیمپ بھی تھا. سیکیورٹی کیمپ بھی تھا, وہ بھی اتار کے لے گیا. یعنی کہ اس کو سب پتا تھا, اس نے پوری جناب انویسٹیگیٹ کیا ہوگا اس معاملے کو کہ کس طریقے سے جناب میں نے کیا کرنا ہے, ریکی کر کے. تو نذیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کرائمز پر نظر رکھتے ہیں جو کہ کراچی شہر میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 کروڑ روپے ڈرائیور اور ایسے رفو چکر. سر 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی یہ خطیر رقم ہے, جو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ یہ گارڈ 9 اگست کی صبح لے کر فرار ہوا. اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم نے حاصل کی ہے, جو بیسیکلی آئی چندی روڈ پہ جو آخری بینک تھا جہاں پر یہ رقم اتار رہے تھے. اس کے بعد جب یہ ایک اور بینک پر پہنچے, بیسیکلی جو یہ سیکیورٹی سروسز ہوتی ہیں یہ الگ الگ بینک میں جاتی ہیں, اور صبح صبح جس بینک کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو کیش ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر رقم زیادہ تھی, لیکن جتنی رقم یہ اتار چکے تھے اس کے بعد 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم بچ گئی تھی. تو آپ سوچیں اگر یہ شروع میں یہ پلاننگ کامیاب ہو گئی ہوتی تو شاید یہ رقم اور زیادہ ہوتی. میں بات سنیں, یہ کروڑ تو منہ سے نہیں نکل رہا ہوتا, یہ اتنی بڑی رقم لے کے چلا بھی کہ اتنی آسانی سے ایسے, میں تو کہتی ہوں منی آئز کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اے آر وائی نیوز پر اس سے قبل ہم کئی مرتبہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی تربیت پہ, ان کی بھرتیوں پہ ہم پہلے بھی سوال اٹھا چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا علی رضا عبدی پر جب فائرنگ ہوئی تھی ڈیفینس میں, تو بجائے سیکیورٹی گارڈ ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتا, سیکیورٹی گارڈ اندر بھاگا. اسی طرح کئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سیکیورٹی گارڈز اپنی غفلت سے ان کی گولی چل جاتی ہے, شہری زخمی ہوتے ہیں یا خود وہ مر جاتے ہیں. سیکیورٹی گارڈز اچھا there is a difference. دیکھیں دو طرح کے گارڈز ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ بینکوں کے دروازے پر آپ نے بٹھا دیا, ان کا براہ راست رقم کی ترسیل سے لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں. آپ یا میں جائیں گے تو جناب ہم کو روک کے انہوں نے وہ گھما دیا, یا پھر اب ماسک یا سینیٹائزر کا پوچھ لیا, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. لیکن جو ان وینز کے ساتھ ہوتے ہیں, جو گارڈز ہوں یا ڈرائیور ہوں, تو ان کے تو بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں. آئی تھنک سارے کافی سیکیورٹی پروسیجر ان کے اوپر وہ اپلائی کیے جاتے ہیں. پلس یہ جو وینز ہوتی ہیں, یہ جو سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں, ان کی مانیٹرنگ بھی کیا براہ راست کسی لنک کے ذریعے ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں ان کے اندر جو جی پی ایس ٹریکر لگا ہوتا ہے جتنی بھی وینز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ڈی وی آر لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے دیگر جو ساتھی ہیں یا انہوں نے کس طرح یہ کیا وہ چیز سامنے نہ آ سکے. اور سب سے بڑا انکشاف یہ کہ 12 دسمبر 2020 کو اس سیکیورٹی گارڈ حسین شاہ نے گلستان جوہر تھانے سے اپنی ویریفیکیشن کرائی, جس کو چال چلن رپورٹ کہا جاتا ہے, جس سے باقاعدہ انٹیلیجنس افسر جو کہ حاجی اقبال اس کا نام ہے, اس کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ اس کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے. اور میں نے اس کے گھر پر بھی جا کر چیک کیا ہے, جس کے بعد ایس ایچ او نے اس کے اوپر دستخط کر کے اوکے کی رپورٹ دی. جب یہ کلیئرنس رپورٹ ملتی ہے اس کے بعد کسی بھی سیکیورٹی آفس میں آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں, ملازمت حاصل کر سکتے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے ویسے پیسے دے کے سر یہ 1500 میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اتنی خواری نہیں کرتا کہ وہ ان کے گھر پر جائے چیک کرے. تو اتنی بڑی رقم ایک ایسے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں, ایسے ڈرائیور کے حوالے کر دیتے ہیں جس کی چال چلن کی رپورٹ 500,000 میں بن جاتی, تو پھر تو اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوگا اگر یہ نقلی رپورٹ. دیکھیں ہمارے ہاں جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ادارے ہیں جن کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, لیکن ان کے جو نیچے کے اہلکار ہیں چونکہ وہ ڈسٹرکٹ پولیس میں یا آپریشن میں نہیں ہوتے, اس لیے ان کے پاس پیسے کمانے کا ذریعہ صرف ویریفیکیشنز ہی ہوتا ہے. آپ آج بھی اسلحے کے ویریفیکیشن کی بات آپ نے کی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک سیکیورٹی کمپنی کی جس کا کام ہے بینکوں کو رقم فراہم کرنا, اور ایسے میں لٹنا یا اس طرح کی وارداتیں ہونا معمول کی بات اس طرح سے ہوتی ہے جب دوسرے کوئی کرتے ہیں کوشش.
تو ایسے میں سیکورٹی کمپنی خود ویریفائی نہیں کرتی چیزیں؟ بالکل میں یہی کہہ رہا تھا. اس سے قبل بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں غلام نبی میمن اور ان کی جانب سے بہت ان تمام جتنے بھی سیکورٹی کمپنیز ہیں ان کے عہدیداران کو بلایا گیا تھا, اور ان تمام واقعات میں جتنے بھی ماضی میں سے واقعات ہوئے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب جس بھی سیکورٹی گارڈ کو یہ بھرتی کریں گے اس کا سارا ریکارڈ چیک کیا جائے گا, جبکہ ہونا تو ہی چاہیے کہ آپ کروڑوں روپے یا اربوں روپے کی رقم پہ جس کو بٹھاتے ہیں تو اس کا نہ صرف کراچی سے جہاں وہ رہتے ہیں, کیونکہ یہ مقامی نہیں ہوتے, یہ کوئی باجوڑ سے کوئی مختلف جگہوں سے یہ آتے ہیں, نہ صرف یہ بینکوں کے اندر لاکر توڑتے ڈکیتیاں کرتے ہیں بلکہ یہ پہلا واقعہ یہ بھی آ گیا کہ وین لے کر فرار ہو گیا. تو اس کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تک نذیر جو ہے تفتیش کی ہم ضرورت نے ہے. کسی کو 50,000 اگر پہنچانے ہو تو ہم بھی بندہ پرکھ کے دیکھیں گے کہ ہم کس بندے کا چناؤ کریں کہ جس نے آگے جا کے ہمارا, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی یہ نہ کہہ دیجیے راستے میں مجھ سے کسی گن پوائنٹ میں کسی نے میرے پیسے چھین لیے, ہم وہ بندہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کمپنیز اتنے بڑے جیسے چال چلن کی چلے رپورٹ بھی آتی ہے لیکن نیچے نا 2 ضامنوں کے دستخط بھی درکار ہوتے ہیں, تو کیا اس میں ضامنوں کے دستخط درکار نہیں ہوتے ایسی رپورٹ میں؟ دیکھیں کراچی میں ہر چیز ممکن ہے, ضامن بھی آپ کو مفت میں مل جاتے ہیں اور فیک مل جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ 12,000 سے 18,000 روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر کسی, آپ 100 میں سے آپ 2 تو ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھ کے پلاننگ بنا لی ہوگی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا. ان کو سبکیاں بھی ہوتی ہیں ان کو عام ڈرائیوروں کے پیسے ان سے زیادہ ہوتے ہیں, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, 12 گھنٹے سے ڈیوٹی لی جاتی ہے. کیشیئر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسوں میں کھیل رہے, اور سیکورٹی کمپنی میں صرف سیکورٹی گارڈز نہیں ہوتے, جو انٹرنل عملہ بھی ہوتا ہے جس کے اندر یہ کہلاتا ہے ڈرائیور, کیونکہ اس کا براہ راست سیکورٹی سے تعلق نہیں تھا لیکن یہ سیکورٹی وین چلاتا تھا. اچھا ٹریک ڈاؤن ہو چکا ہے ابھی تک؟ مطلب ہم نے تو بات کر لی کہ کتنی بڑی واردات ہوئی لیکن ٹریک ڈاؤن ہوا یہ آدمی؟ دیکھیں اس کی جو لاسٹ لوکیشن تھی وہ مسکین گلی تھی, موبائل اس نے آف کر دیے, اس نے وہاں سے جب وین بھگائی تو یہ آگے لے گیا, آگے گلی میں کھڑی کر کے اس نے اطمینان سے یہ پوری رقم اتاری, 2 پستول ایک ریپیٹر نکالا, وہاں پر ڈی وی آس آر پاس نکالا. کوئی سی سی ٹی وی تھا جس علاقے میں یہ کام کیا؟ دیکھیں یہ پہلی سی سی ٹی وی جو رات کو ہم نے حاصل کی تھی, اور یقیناً جو تفتیشی ادارے جو اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو انہوں نے دیگر اس کی سی سی ٹی وی اور لیڈ بھی حاصل کی ہوگی. لیکن اور اس کے جو ٹیکنیکل طریقہ ہے جسے جیو فینسنگ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے بھی دیکھا جائے گا, کیونکہ جیو فینسنگ واحد وہ طریقہ ہے ہماری ایجنسیز کے پاس جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس دائرے کار کے اندر. لیکن جیو فینسنگ کے لیے آپ کا فون ایکٹیو ہونا ضروری ہے. بالکل فون ایکٹیو ہونا ضروری ہے, لیکن لاسٹ لوکیشن جہاں تک میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے اگر اس کے ساتھ اس کے کوئی ساتھی ملوث ہوں گے تو یہ کم سے کم وہاں پہنچنے تک تو اس کا فون ایکٹیو ہوگا. اچھا لیکن اس کا تعلق کس علاقے سے تھا اس کا؟ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے دوسرے صوبے کا بتایا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے کافی ساری چیزیں اس لیے ابھی صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں کیونکہ وہ کیس میں جو ہے نا مشکل پیدا ہوتی ہے, اور جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو میرے گھر کے بارے میں دیگر چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر وہ وہاں سے جو ہے فرار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیکیورٹی کرنے والے, جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے ہیں وہ خود یہاں پہ لٹ گئے ہیں, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کس طریقے سے تمام تر کیس کو ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو واقعی بڑا خوفناک ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, سائبر سیکیورٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ کی وین کے اندر جب وہ یہ لے کے بھاگا تھا تو اس کے بعد کم سے کم آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم ان کو ملا ہوگا. سیکیورٹی کمپنی کو فوری طور پر الرٹ کر دیا گیا. ان کا کام تھا کہ وہ بتاتے اس جگہ سے وین گزر رہی ہے اور یہاں پر اب یہ پہنچے گا. فوری طور پر اگر پولیس الرٹ ہو جاتی سیکیورٹی کمپنی کے کہنے پہ تو یہ معاملہ فوری طور پر ٹریک ہو سکتا تھا. کیونکہ گاڑی کی لوکیشن کیونکہ رقم نکالنا, اس کو دوسری گاڑی میں منتقل کرنا اور یہ تمام چیزیں. لیکن آج پھر اس واقعے نے سیکیورٹی کمپنیوں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیے ہیں کہ آپ جس بھی شخص کو اپنے ایک اور چیز نذیر شاہ بتائیے, نذیر شاہ ایک اور چیز آخر میں کہ یہ جو 20 کروڑ کا اماؤنٹ ہے یہ ممکنہ طور پر 5,000 کے یا 1,000 کے نوٹوں پہ ہوگا, تو اگر کسی گاڑی میں اس کو رکھا جائے پچھلی نشست پر یا کچھ اس طریقے سے تو آرام سے فکس ہو سکتا ہے ڈگی میں. دیکھیں 20 کروڑ اگر یہ 5,000 والی نوٹ کی گڈیاں بھی ہیں نا تب بھی کتنا اسپیس لے لے گی. دیکھیں آپ کی ڈگی میں بھی آ جائے گا, گاڑی میں بھی آ جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے نوٹ بڑے نوٹ چھوٹے ہوتے گئے تو اس طرح جو ان کی جگہ بھی بنتی گئی ہے. اور یہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے اور ان لٹیروں کے لیے میرے خیال سے اشفاق نے اب خود سے بھی کوئی اچھا جب انہوں نے لٹیروں کی بات کی تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کیونکہ جس طریقے سے آپ نے جگہ پوچھی ہے نا کہ جگہ کتنی درکار. بہت شکریہ جی, نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن اشفاق یہاں پر
इस बात बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शाह हुसैन ने, जो हुसैन शाह, उसने काम कैसे किया था। हाँ। उसने ये भी देखा कि कौन कौन सी गलियों में कैमरास नहीं हैं ताकि उसको बड़ा सेफ एग्जिट मिल सके। और आप ये देखें कि उसने कोऑर्डिनेशन की, और एक शख्स जो कि Planning इतना देखी उसकी। एजुकेशनल उसका बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब वारदात करनी थी तो उसने किस तरह से किया, अफसोसनाक है। और जाहिर है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, पुलिस को अगर थोड़ी प्रॉपरली इसके बारे में तहकीक कर लेती है, और जो सिक्योरिटी कंपनी जिसने हायर किया था, भाई आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, आप किसी की थोरो इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं सर्टिफिकेट ना। 500,000 में बन जाता है। बस ये हुआ है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये तेज़ी से जारी और सारी है। बार बार इस हवाले से बात भी हो रही है, टारगेट भी सेट किए जा रहे हैं। एनसीओसी की जानिब से भी यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 70 to 80% जो हमारी आवाम है ये वैक्सीनेट होनी चाहिए। सिर्फ सिंगल डोज। सिर्फ सिंगल डोज आप उसको कह सकते हैं। लेकिन अशफाक, मसला ये है कि हम मर्द और ख़वातीन के वाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एक तीसरा जेंडर भी पाया जाता है। गो के अगर हम आदादो शुमार की बात करें तो वो 10,000 से ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी है कि वो बताती है कि नहीं, यहाँ पूरे पाकिस्तान में 5 लाख से ज़ायद ट्रांसजेंडर मुकीम है। तो अब आप ये बताएं, तो अब आप ये बताएं कि इन ट्रांसजेंडर की वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जा रहा है। कल मैं कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, कल मैं अखबार में पढ़ी थी कि किस तरीके से कितने हॉरिफाइंग, कितने हॉरिफिक किस्म के एक्सपीरियंस है उन ट्रांसजेंडर्स के, जो कि निकलते हैं तो बड़ी हिम्मत करके, कोशिश करके निकलते हैं कि आप जाके वैक्सीन करवाएंगे। जब वैक्सीनेशन के लिए आप निकलते हैं, आप कतार में खड़े होते हैं, आपके लिए कोई ऐसा कतार नहीं है, मर्दों की कतार में आप खड़े नहीं होंगे, लेकिन जहां पर खवातीन की कतार में आप खड़े होते हैं तो वहाँ खवातीन भी धुतकारती हैं। लेकिन इस वक्त मसला सारा ये है कि बहुत से ख्वाजा सरा जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। अब जब बीमारियों का शिकार होते हैं तो मिसाल के तौर पर जी HIV की अगर हम बात कर लें तो वो फिर यही है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, और इससे इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये एक ऐसा वायरस है जिससे जनाब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये वायरस खुद कुछ नहीं करता, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म कर देता है, और जिससे आप तरह तरह की बीमारियां, जो छोटी छोटी बीमारियां, वो मैग्नीफाई होकर लगती हैं। अब मसला ये है कि आप गए हैं, आपको कोरोना वायरस अगर फर्ज करें आप पे हमला करता है, और आप नॉर्मल जो शख्स है उसका इम्यून सिस्टम उसको किसी हद तक इससे बचा सकता है, लेकिन जो ख्वाजा सरा है उनका इम्यून सिस्टम उनको नहीं बचाएगा, वो जिनको HIV का शिकार होंगे। हाँ, या हेपेटाइटिस भी उनको। फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो वैक्सीनेशन नहीं हो रही, और दूसरा जो है वो इंटरनेशनली भी ख्वाजा सराओं के लिए, ये जो ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, उनके लिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन रही जो इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे या उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। ये तो अशफाक मुझे लगता है बाद में इस पे बात की जाएगी कि पता नहीं उनके लिए ऐसी कब बूस्टर्स आएंगे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हमारे ख्वाजा सरा सोसाइटी फेस करे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम मैनेजर जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस, जो समाजी कारकुन भी हैं, ज़ैरिश खानज़ादी हमारे साथ मौजूद है, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली, इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ज़ैरिश, थैंक यू सो मच आपका और डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। ज़ैरिश, मैं कल अखबारों में पढ़ रही थी, ख्वाजा सराओं के एक्सपीरियंसेस पढ़ रही थी कि जब वो वैक्सीन के लिए जा रहे हैं तो उनको किस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है वैक्सीन से पहले ही। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए गई? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सपीरियंस ये था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जिना हॉस्पिटल से ही वैक्सीन करवाई, और जिना एक हॉस्पिटल ऐसा है जो कि मेरे घर से भी करीब है, और बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पे इंटरेक्शन भी होते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली HIV पेशेंट भी जिना हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हैं, उनके HIV डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले तो डिस्क्रिमिनेशन ये कि वहाँ पर कोई क्यू का इशू जो सबसे बड़ा एक इशू है, साइड्स का इशू जो हम लोग आए दिन फेस करते हैं अपने सोसाइटी में, वही इशू वहाँ भी मौजूद था। अब अगर मैं एक औरत ख्वाजा सरा हूँ तो मैं डेफिनेटली प्रेफरेंस करूँगी या तो ये अलग लाइन हो जाए, ना तो फिर मैं ख़वातीन में जो है वो खड़ी हो जाऊँ, मर्दों में मैं खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, एक बड़ी कतार में हम ख़वातीनों में खड़े रहे तो इधर उधर जो आने जाने वाले मर्द हजरात और लोग और थोड़े से हेजिटेट हमसे हो रहे हैं, और हम उनसे और वो कह रही आप ख़वातीन के लिए आप वहाँ चली जाएँ। अब इतनी रश में हम क्या करें, क्योंकि अगर हमारे पास लाइन नहीं, एट द एंड फिर जो है वो मेरे साथ फ्रेंड्स आते तो हमने कहा कि भाई हम सिर्फ 2 लोग हैं,
अगर हमारे साथ थोड़ी कोऑपरेट किया जाए, हम जो है वो आगे की लाइन की तरफ चले जाएं, ठीक है। ठीक है, आगे चले जाएं, 2 लोग हैं 2 लग जाएंगे। मगर इससे पहले मैं कहती हूँ कि मतलब अगर कोई एक पेशेंट वहाँ पहुँचता है तो एटलीस्ट उनके वाइटल्स तो लिए जाएं। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है, अब ये स्टिग्मेटाइज बीमारी इतनी नहीं है तो हम इजीली हम बता देते हैं, ठीक है। अब उसके साथ मुझे कोई मतलब उसके लिए कोई प्री और पोस्ट काउंसलिंग मेरे पास मौजूद नहीं है कि अगर हाँ आप उनको हम मुझे इतना तो बताएंगे कि मतलब एटलीस्ट जो वैक्सीन करवाने आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा 1 आध मिनट का एक सेशन हो जाए कि इससे इसके आपसे फिर थोड़े से ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं, आपको बुखार हो सकता है, आपका बीपी हाई होगा, कोई भी ऐसा बॉडी पेन होगा, ताकि एक इंसान मेंटली प्रिपेयर हो। मगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, और जैसे आपने गए और पहले तो कार्ड दिखाने पे आपका नाम जो है वो मर्दों वाला है, आपकी जेंडर जो है वो एक उसमें एक अलग सी नाम लिखा हुआ है, वो एक्स लिखा है। मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा ये आपका मसला नहीं है, जब ये शिनाख्ती कार्ड हमें हुकूमत ने प्रोवाइड किया है ना तो हमारा हक है लेना। तो खैर हम वहाँ पे गए और अपनी वैक्सीन करवा के, मगर बात यही है कि एज यूजुअल इतने माशरे में तब्दीली आने के बावजूद भी वही हरासमेंट का लेवल वही आज भी वही है। इस मामले पे जरा इनिशियल जो आपने बात की है, डॉक्टर सिमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा, ये ज़ाहिर है कि शिकायत जो आप कर रही हैं ज़हरिश, वो आपके ज़ाहिर है कि समातों तक भी पहुंची होंगी। ये मामला है क्या? क्या वाक़तन कोई सेपरेट काउंटर्स नहीं बनाए जा सके, और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वजूहात क्या हैं? हो सकता है काम ये तो सिंप्लीफाइड किया जा सकता है इसको। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं ज़हरिश की बात से अंदाज़ा लगाया है मैंने कि इस बात पर बहुत ज़्यादा लोगों ने कंसंट्रेट नहीं किया था कि ट्रांसजेंडर्स भी जो हैं ये वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं और इनको आना चाहिए, और मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ी हिम्मत की कि ये आ गई हैं, और इनको सारे लोगों को अपने साथ जितने भी इनकी कम्युनिटी के लोग हैं सबको आना चाहिए। एंड आई कैन अश्योर देम अप कि हम एक सेपरेट जगह इनके लिए कर देंगे, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा इनकी बातों से हो गया है कि काफ़ी लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं। सोसाइटी चेंज होती रहती है, सोसाइटी पढ़ी लिखी भी हो जाती है, लेकिन लोग जो हैं बीच में कुछ दिन ऐसे हुए थे जिस वक्त के सिम्स क्लोज करने की बात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हॉस्पिटल का रुख कर लिया था, और उसी वक्त हमने इसको 24/7 कर दिया था अपनी वैक्सीनेशन सेंटर्स को। बहुत सारे मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन में अगर 8,000 लोग हमारे पास आ जाएं तो उस पर अस्पताल का क्या हाल हुआ होगा। और उसके अलावा हॉस्पिटल के पास और भी बहुत कुछ डील करने को, इट्स अ टर्शरी केयर सेंटर, लेकिन ऑब्वियसली जिनको ये तकलीफ हुई है, मुझे उसका बड़ा अफसोस है कि लोग हरास करते हैं, और बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और अब से हम क्योंकि अब ज़रा लोड बिल्कुल कम हो गया है, कल परसों से मैं देख रही थी कि फिगर्स काफ़ी नीचे आ गए हैं वैक्सीन कराने वालों के, या तो बहुत सारे लोगों ने करा लिया है, तो इनके लिए हम एक अलग जगह डेसिग्नेट कर। ये बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि डॉक्टर साहब आप लोग कंसीडर कर रही हैं। अभी आपने ज़हरिश को सुना, आपने कंसीडर किया, और आप कंसर्न भी हैं कि भाई ये होना चाहिए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और हमारा भी मकसद यही था कि हम इसको हाईलाइट कर सकें। अब मुझे बताएं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो ख्वाजा सरा सोसाइटी है, इनमें से बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सराबी हैं जो कि एक मुस्तकिल कुछ बीमारियों से गुजरे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस भी है, जिसमें HIV है, जिसमें एड्स है। तो क्या उनके लिए फिर आपको लगता है कि गाइडेंस भी प्रॉपर होनी चाहिए कि जब वो आएँ वैक्सीनेशन के लिए तो उनको उन तमाम तर बीमारियों के हवाले से भी आगाह किया जाए, बताया कि अच्छा आपको ये बीमारी है तो हो सकता है इसकी कोई रिपोर्शंस डिफरेंट हो सकते हैं वैक्सीन के बाद? अच्छा, कुछ जी मैं आपको बिल्कुल ये बात बताना चाहती हूँ, वहाँ पर इतना रश होता है कि इतनी बड़ी गाइडेंस वहाँ पर मिल नहीं सकती, लेकिन अगर इस तरह की गाइडेंस उनको चाहिए, वैसे तो बड़े फ्लायर्स और बैनर्स लगे हुए हैं, और अगर इनका काउंटर अलहदा होगा ये कम लोग हैं, तो अब इनके लिए हम ये कर देंगे कि वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, और वो उन डॉक्टर्स को मैं डेजिग्नेट कर दूंगी कि वो इनको आइडेंटिफाई कर दें कि क्या चीज़ें इनको करनी, डूज एंड डोंट्स की। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई ताकि लोगों को पता लगे, और जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं ऑब्वियसली उनके लिए ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो इनके लिए भी हम अलग जगह कर देंगे। जो बीमारियों में से मुंसलिक है, दीगर बीमारियों से, उनको हम डेफिनेटली अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, और इनके लिए एक सेपरेट जगह कर देंगे। एक और चीज़ भी है कि जाहिर है कि अब चूंकि मामला आपने जिस तरह से खुद तज़किरा किया कि स्टिग्मेटाइज है, तो जो लोग वहाँ पर मरीजों के तौर पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, या उनके तीमारदार जो होते हैं, वो अगर इनको ऐसी नज़रों से देखें तो वो एक अलग बात है, या उनसे सवालात करें तो वो अलग बात है। लेकिन जो हॉस्पिटल के काउंटर्स पे जो लोग हैं, आप नहीं समझते कि उनकी भी थोड़ी तरबियत की ज़रूरत है इस हवाले से कि जब इनके पास अगर ID कार्ड है, गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट किया है, तो इस तरह के इनसे सवालात ना करें जो इनको अनईजी करें या परेशान करें मज़ीद?
एब्सोल्युटली जी, मेरी उसमें ये इन्फॉर्मेशन में ये बात नहीं थी, लेकिन आई एम वेरी सॉरी अगर किसी ने इस तरह की बात की हो. मैं डेफिनेटली उनको आई विल टॉक टू देम टुडे एंड वी विल मेक श्योर कि इनके कोई स्टिग्मेटाइज ना करे या इनसे कोई फजूल सवालात ना करे. दूसरा ये कि अब से हम इनके लिए सेपरेट जगह कर देंगे ताकि ये इनको कोई परेशानी ना हो. बहुत अच्छा और हो अब गया, तो बहुत। नंबर्स कम हो गए, इनके जितने भी लोग हैं वो इनको इकट्ठा ले आए तो हम उनको सबको वैक्सीनेट ये तो करवा बड़ी अच्छी बात हो जाएगी ज़हरिश, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि अगर एक दिन को भी ऐसा मुख्तस हो जाए फिर आपके लिए काउंटर अलहदा हो जाए तो आप लोग चले जाएंगे. इसके अलावा मुझे बताएं कि जब कोविड ने बहुत ज़बरदस्त जब हिट भी किया था और अभी भी जैसे हम देख रहे हैं कि चौथी लहर किस तरह से तबाही मचा रही है, और जो ख्वाजा सिरा जो हैं ये लोग जो मुतासर हो रहे थे, क्या इनको भी वही ट्रीटमेंट मिली जो बाकी लोगों को मिल रही थी, आप लोगों को फेस करना पड़ा बहुत कुछ? अच्छा, सबसे पहले जो कोविड की अभी जितनी भी लहर गुजरी है, ठीक है ना, उससे कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हुआ है, उनकी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुई. बिल्कुल. अच्छा, इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक तो एक ऐसी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है जो कि मतलब न्यूज़, करंट इश्यूज़ और इन पे अपडेट नहीं रहती. बिल्कुल. आपको पता है उनका जो सर्वाइवल है वो सेल्फ मेड होता है, डेली का जो इनकम है उसी जो इनकम जनरेट होती है उसी में वो बिल्कुल. अपना जब तक सर्वाइव बाहर करते निकलेंगे हैं. कैसे होगा? ठीक है. और तो उस वक्त जो है वो ये सिचुएशन, सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर किसी को कोविड हो भी रहा था तो उनको ये पता नहीं था. और इस वक्त जो है वो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जैसे एहसास प्रोग्राम आया, जी, जी. इसमें जो है वो सिंध रिलीफ कैंप है, मगर उसमें किसी ने ख्वाजा सिराओं को इंक्लूड नहीं किया गया. अच्छा. और जो ख्वाजा सिराओं की अगर मदद की गई तो वो बहुत से जो ऐसी यूथ की आज जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, स्पेशली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिया और उनके राशन बैग्स के लिए, क्योंकि इस वक्त कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इफेक्ट होती है. ऐसे ही सबको ज़रूरत है और ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी को भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बिल्कुल. जॉब्स गई हैं और आप लोग डेली. लेकिन आई एम वेरी ग्लैड डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि वो इंशाल्लाह बनाएंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा से एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, बिकॉज दिस इज एक हमारा सिनेरियो डायनामिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उनके पास आईडी कार्ड नहीं होते क्योंकि इनिशियली फैमिली से जो है वो डिसऑन होना हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं है. तो अब एटलीस्ट एसओपीज को ऐसी डेवलप करें, कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन रखें कि अगर जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो भी वैक्सीन अपनी करवा सके. ये बहुत अच्छी आपने बात की. थैंक यू सो मच. ज़हरिश, मैं आपको सॉरी ज़हरिश को मैं एक बात अश्योर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके हम होम एड्रेस और ये सब कुछ लिख सकते हैं और उससे एक आइडेंटिफिकेशन आपकी हो जाएगी कि आपको वैक्सीन लग गया है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द आईडी कार्ड. थैंक यू सो मच जी. डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ मौजूद, ज़हरिश खानज़ादी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. आई एम श्योर कि बहुत सारे ख्वाजा सिरा जो हैं वो ज़रूर निकलें, वैक्सीनेशन अपनी करवाएं और वो हुकूमत की जानिब से भी उनको एक अलहदा लाइन की होनी चाहिए और उनके काउंसलिंग नॉट जस्ट इन जेपीएमसी. जाहिर है कि हमारा प्रोग्राम हाँ, पाकिस्तान भर में देखा जा रहा होगा, तो जो हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं, एमएस हैं या जो सीनियर अफसरान हैं वज़ारत सेहत से मुतालिक हैं, उनको भी ये चाहिए कि जनाब इनके लिए सेपरेट काउंटर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए. ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे. जी, वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि यौम आज़ादी में अब सिर्फ एक रोज़ बाकी है और कल से हम मुख्तलिफ बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं. कौमी तराने से मुताल्लिक हैं, जो हमारे मोहसिन हैं उनसे मुताल्लिक हम बातें करते हैं और ये उन मोहसिनों को सलाम पेश करने का दिन है. और पाकिस्तान के कौमी हीरो और कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी का तस्करा ना किया जाए तो फिर ये सारी बातें अधूरी रह जाती हैं. बिल्कुल जी, क्योंकि रोज़ हम हफीज़ जालंधरी का कलाम जो कि आज हमारा नेशनल एंथम है, रोज़ बच्चे पढ़ते हैं, हमें भी इसको याद रखना चाहिए. हमें याद है लेकिन लोगों को कल आपने देखा कि याद नहीं था. अब आप बताएं, हम में से कितने अफराद ये जानते हैं कि जो कौमी तराना है, जो हमारा फ़ख्र है, इसके खालिक की आखिरी आरामगाह कहाँ है? लाहौर से हमारे नुमाइंदे. मुझे पता है. हाँ, कितनी अच्छी रिपोर्ट बनाई है यार मोहम्मद ने. और वो जो बनाई. कौमी तराने का आखिरी हिस्सा उन्होंने पढ़ा, बड़ी अच्छी आवाज़ पाई है उन्होंने. अच्छी आवाज़ पाई. देखिए, आवाज़ चाहे जैसी हो, जज्बा खूबसूरत होना चाहिए. आवाज़ खूबसूरत, मेरा भी जज्बा खूबसूरत है, आवाज़ या मैं खूबसूरत नहीं हूँ. लेकिन जब आप तो माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं मेरे भाई, लेकिन जब आप गाते हैं ना तो आप मेरी हंसी छूट जाती है. आपकी हंसी इसलिए छूटती है कि मेरी आवाज़ में दर्द है और आप दर्द फील नहीं कर सकती. जो लोग फील करते हैं, जिनके कानों तक मेरा दर्द पहुँचता है. बहरहाल चले जी, मेरी दुआ है जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती, अशफाक की आवाज़ में मैं आपको गाना भेजूंगी एक दिन इंशाल्लाह आपसे बदला लेने के लिए. खैर जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर हीरोज़. स्पेसिफिक क्योंकि आपको पता है कि इंशाल्लाह एक दिन बाद
जश्न आज़ादी भी मनाया जाएगा 14 अगस्त आ रही है, और उससे पहले हमारी कोशिश है कि अभी से शुरू करते हैं कि आपकी मुलाकात करवाएं अपने हीरोज़ से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी प्लेयर मौजूद है हॉकी की, नाम इनका है दुर्र नजफ, और दुर्र नजफ पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की सबसे लंबी जो है ये प्लेयर हैं, और बड़ा इसी वजह से क्योंकि इनकी ड्यूटी भी जो है ना वो इशफाक वो बड़ी सख्त है, गोलकीपर है बिल्कुल जी, और जनाब पूरे गोल को कवर भी कर सकती हैं। तो दुर्र नजफ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दुर्र नजफ, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जरा बताएं कि आपकी उम्र है 22 साल, ठीक है, कद है कितना? 6 फुट 3 इंच। मजीद लंबे होने का इरादा है? कहते हैं कि होते हैं 28 या 25 साल तक, अब देखो कितना होता है। अच्छा अच्छा, आखिरी दफा आपने कद अपना कब मेजर किया था? मैं रोज करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं ज़रूर है कि माशाल्लाह से आपकी हाइट इतनी लंबी है, तो क्या आपने सोचा हुआ था, मतलब ठीक है अगर आपकी वेस्ट में होती तो हो सकता था कि कहते कि आप वॉलीबॉल में चले जाएं, आप किसी और गेम में चली जाएं, बास्केटबॉल में, हाँ, मतलब बास्केटबॉल में किसी में भी चले जा सकते हैं, तो आपने खुद से सोचा हुआ था कि मैंने हॉकी में जाना है, लोगों ने आपसे कहा कि नहीं भी हाँ तुम लगती भी हो, एथलेटिक भी हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए? नहीं, मैंने हॉकी शुरू ये देख के नहीं किया था हाइट वाइज, और मुझे हाइट वाइज बहुत गेम खिलवाए गए कॉलेज की तरफ से। होता ही है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल मैंने पाकिस्तान गेम तक खेला, लेकिन उसमें मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। क्रिकेट मुझे बॉलिंग करवाई गई, तुम्हारी हाइट लंबी है, बॉलिंग क्या करो, पर उसमें भी मुझे मजा नहीं आया। और मैं जब हॉकी में आई थी, मैं गोलकीपर नहीं थी, मैं फील्ड प्लेयर थी। तो हॉकी का ख्याल कैसे आया? हॉकी का ख्याल ऐसे आया कि एक दिन ये जब एकेडमी हमारी शुरू हुई थी, यहाँ शादी हॉल होते थे, तो जब ये एकेडमी बनी, पहला बैच हम थे, उन्होंने इनवाइट किया था कि आप कॉलेजेस में खेलते हैं, आप आइएगा जब हम एकेडमी बनाएंगे। तो कॉलेज की तरफ से आप हॉकी खेलती थी ना? नहीं, लेकिन एक और मसला ये है, मेरा सवाल बेसिकली इससे रिलेटेड था कि देखें, जब आप जितने आपकी हाइट ज्यादा होती जाती है तो आपके लिए नीचे झुकना उतना आसान कंपैरेटिवली नहीं रहता फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ऐसे में मुसलसल झुकते रहने से काफी जो हमारे हॉकी के भी प्लेयर्स हैं उनको कमर में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है, बड़े मसले। तो आपके लिए इतनी हाइट के साथ मैनेज करना आसान है कि दौड़ भी रही हैं और ये मैनेज भी कर रही हैं गोलकीपर, या शुरू से ही सोचा हुआ था कि खड़े होना है गोल पोस्ट? मैं भाग गई थी शुरू में, गोलकीपर मुझे बनाया था, मुझे इतना कुछ पहनना पड़ता था, जितना पड़ता था। अच्छा। मैं छोड़ दिया था, मैं हॉकी छोड़ दी, मैं दोबारा वॉलीबॉल में गई, बास्केटबॉल में गई, वापस कैसे आई? फिर दोबारा मैचेस होते, जब वहाँ मैचेस नहीं हुआ मैं यहाँ आ गई। तो जब कैंप लगा था एक ओलंपियन अहमद आलम का, उन्होंने कहा नहीं तुम कीपिंग ही करो, तुम्हें फील्ड प्लेयर में इतना तुम्हारा स्कोप नहीं है, कीपिंग में। अच्छा, इज इट ट्रू कि एशिया में वाकई आपसे लंबी कोई वुमेन हॉकी प्लेयर नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इजाजत दें, मेरा बड़ा दिल करता है मैं किसी ऐसी खातून के साथ खड़ी हूँ जो हाइट में मुझसे लंबी हो, क्या मैं जाके खड़ी हो सकती हूँ? मुझे इजाजत दें प्लीज प्लीज प्लीज, आप जरा मेरे साथ, बड़ी खुशी होगी। ये हजरात, ये हमें 5 फुट की, मैंने भी हील नहीं पहनी हुई, ये देखें मैंने भी हील नहीं पहनी हुई, हाँ इन्होंने अपनी पहनी हुई है, ये है 6 फुट 3 इंच और मैं हूँ 5 फुट 10 इंच। हाय, मुझे आज सुकून, ये आप देख रहे हैं, मुझे मैं कोई फोन, हाँ कैमरा, फीलिंग इज अनमैचेबल। सो मुझे आप ये बताएं, सती आप भी जरा के खड़े मैं आ जाता हूँ। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब की पुरजोर फरमाइश है। देखिए, हाँ मैं मदिया के साथ खड़ा हो जाता हूं। हाँ देखिए, इन्होंने स्नीकर्स पहने हुए हैं, मैंने खुद सा पहना हुआ है। इनके बिना जो स्नीकर्स में इतनी सी वो थोड़ी बहुत है, मैं बिल्कुल फ्लैट में, अगर आपके तो नंगे पाँव भी खड़ी तो एग्जैक्टली हाँ जी, सॉरी आई एम सॉरी कि मैं जरा कैंप पहचान नहीं पाई क्योंकि मैं एक्साइटेड इतनी ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। चलें जी प्लीज बैठे, हम वापस अपनी सीट पे जाएंगे, ये मेरे लिए काफी खुशी का मैं ये मंजर कैद करना चाह रहा था कैमरे की आंख में, और फिर जनाब हमारी एक एंकर हैं महरीन, उनको भी दिखाना चाह रहा था कि जनाब देखें कि उनको खड़ा करना चाहिए था यहाँ पर किसी। चले, अच्छा मुझे ये बताएं आगे, ठीक है अभी तो आप लाइक यूर इन हॉकी, सो आगे आपका क्या प्लान है? माशाल्लाह से यू सो प्रिटी, आप इतनी लंबी भी हैं, पाकिस्तान में तो इतनी लंबी लड़की, इतनी प्यारी लड़की हो तो उसको मॉडलिंग की भी ऑफर आ जाती है। आई है, जब भी मेरे इंटरव्यूज होते हैं उसके बाद पहली ऑफर मॉडलिंग आती है, और स्पोर्ट्स की तरफ से ऑफर नहीं आती, लेकिन मॉडलिंग की तरफ से जरूर है। अच्छा, मुझे एक मुझे बताएं, ये तो चले गेम के दौरान जब आप गोल पोस्ट पे होती हैं तो जो दूसरी टीम के खिलाड़ी होती हैं वो कहती नहीं है कि यार तुम तो इतना लंबी और सारा कुछ कवर कर लेती हो, हमें मौका ही नहीं मिलता,
या बाज़ औक़ात वो खिलाड़ियां आती हैं तो वो डॉज करते हुए फिजिकल होने की, तो आपको तो देख के डर जाती होंगी अशफाक लंबाई में कवर करती, शी इज नॉट दैट फैट, लंबाई में कवर हाँ नहीं, लाइक स्टिल ना, मतलब लाइक शी टॉवर्स ओवर देम ना। अच्छा, जो न्यू प्लेयर्स होती हैं उनमें लड़कियां वाकई डरती हैं मुझसे। हाँ। मुझसे बोलती हैं यार मारना नहीं, मैच से पहले ये मुझसे बातें हो रही होती हैं। अच्छा। जो साथ खेलती हैं वो तो फिर उनको आदत हो गई है। तो मारती हैं आप, लगा दी नहीं, और मैं फिर मार- बचाते प्रैक्टिस आप कहाँ करती हैं, ट्रेनिंग आप किन के साथ करती हैं, आपके ट्रेनर्स जहाँ पर आपको लगता है कि अच्छे हैं, मुतमईन है अपनी ट्रेनिंग से? बिल्कुल, हमारे ट्रेनर ओलंपियन हनीफ खान है अच्छा, और एक क्या बड़ा बात है। नाम है बिल्कुल, उनका। बिल्कुल। और मेरी मम्मा उनके मैचेस देखती थी और मेरे लिए ऑनर की बातें हमें क्या वो बात है। सिखाते हैं। क्या तो बात बहुत मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा वही सिखाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच दुर्र नजफ, आप हमारे शो में आई, मुझे तो कुछ ज़्यादा खुशी होगी आपके शो कि मैं बयान नहीं कर सकती। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और आपका एक बार फिर से खैर मकदम है और कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे सामने बैठे रहे और हमारे प्रोग्राम को आप एंजॉय करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी मालूमात भी हम आप तक पहुंचाते हैं और बहुत से इश्यूज़ को भी हम हाईलाइट आज करते का हैं। शो तो वैसे बड़े मजे का चल रहा है, हमारे साथ दुर्र नजफ मौजूद थी, फिर हमने एक बड़े हसास और बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात की। हमने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से बात की और खुशी की बात ये कि जिस तरीके से डॉक्टर सीमी जमाली ने कहा कि स्पेशलिस्ट पे काम भी किया जाएगा, इनको एडवाइजेस दी जाएंगे, अलग से डॉक्टर भी होगा। और अल्लाह आप के सिर्फ देखें जिना में कि नहीं, बाकी भी सब डॉक्टर पाकिस्तानी सीमी लोग। जमाली का कितना पॉजिटिव रिस्पांस Yes. था टुवर्ड्स दैट। नॉर्मली ये होता है कि अब ऐसी कोई बात होती है और किसी हेल्थ ऑफिशियल से बात करें, किसी हॉस्पिटल के एमएस से बात करें, और उनका रिस्पांस फौरन होता है डिनायल का, ऐसा हो ही नहीं सकता, आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये माशरे में वाक़ियतन ये चीज़ मौजूद है एंड विल वर्क ऑन दैट। सारी तजावीज़ पे उन्होंने काम किया। अच्छा, वो आपने एक गाना सुना होगा या कि ए पिछले पहर रात के जा नींद से कह दे, अब ख्वाब में भी कोई किसी से नहीं मिलता, यानी कि उसके लिए ख्वाब के लिए ऐसे दुखी नींद का। गाने क्यों सुनते हो? अच्छा मैंने तो सुने नहीं ना, सुना ऐसे ये सुने गाना। ना, इसमें दुख का आंसर नहीं है, इसमें दुख का आंसर वो नहीं है बल्कि एक दूसरा आंसर है क्या? कि ख्वाब के लिए नींद का होना जरूरी है। और नींद आजकल उड़ी हुई है किनकी? पार्लियामेंटेरियंस की। क्योंकि बहुत मसला कुछ हो गया भाई, ये पीडीएम के अलावा भी मामला फूड सिक्योरिटी का नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, मामला कुछ और है। ओ समझ गई मैं जो आप बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा मसला है ये। लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले टॉप स्टोरी शामिल करेंगे, फिर बताएंगे कि आखिर मसला क्या है। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार, हर तरफ आज़ादी से घूमने लगे। अरकान असेंबली भी इनके हमलों से महफूज नहीं, रुकन शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। पीडीएम का सरबराह इजलास, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, महंगाई और खारिजा पॉलिसी में नाकामी के इल्जामात। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। नूर मुकद्दम कत्ल में फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफ, मुलजिम जाहिर ने मकतूला को कत्ल से पहले ज्यादती का निशाना भी बनाया। डीएनए और फिंगरप्रिंट्स भी नमूनों से मैच कर गए। वालिदैन समेत दीगर शरीक मुलजिमान रिमांड पर जेल भेज दिए गए। और बेटों के साथ साथ बेटियां भी बाप का बाजू होती हैं। मुल्तान में 19 बरस की बाहिम्मत लड़की रंगसाजी जैसा मुश्किल काम करके बीमार बाप का सहारा बन गई। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किस हवाले से कि जनाब फर्रुख हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात और नशरियात, तो उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और जाहिर है कि वो ट्वीट आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पानी के ज़खायर सस्ती बिजली बनाने के मंसूबों पर कारबंद हैं। तारीख गवाह है कि 1967 के बाद पाकिस्तान में बड़ा डैम नहीं बन सका, ये मौक़िफ़ है फर्रुख हबीब का। और इमरान खान आज तरबेला के 5वें तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। बिल्कुल जी, और मंसूबा 2024 में मुकम्मल होगा, जिससे तरबेला से बिजली पैदावार जो है ये 6418 मेगावाट हो जाएगी। और साथ में दियामिर भाषा डैम, दासू हाइड्रो पावर, मोहम्मद डैम जो है, हरपुर पावर और केची कनाल, सिंध बिराज, K4, कुरमतंगी डैम,
सिंह बैराज और नई गाज डैम का काम भी तेजी से जारी है। इन 10 मंसूबों से 1,28,90,000 एकड़ फुट पानी जखीरा होगा और सस्ती बिजली पन बिजली की पैदावार में 9,043 मेगावाट इजाफा और 35,000 से जायद मुलाजमतों के मौके मुयस्सर विच इज़ आएंगे। ग्रेट, क्योंकि जनाब रोजगार के मौके मैसर आएंगे तो भी लोगों को फायदा होगा, बिजली ज्यादा पैदा होगी तो उसका भी फायदा होगा। लेकिन बिजली की पैदावार के साथ साथ अब मसला है तरसीली निज़ाम का। तो जनाब तरसीली निज़ाम को भी थोड़ा बेहतर बना दिया जाए, क्योंकि जो पैदावार है उसके बाद जनाब उसकी तरसील भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, उसकी स्टोरेज भी बड़ा अहम काम है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। चलें जी, एक और साथ में अहम खबर भी आपको देते चलें कि बरतानिया में वीज़ा तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद होने के कुछ दिन बाद ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान आ गई है, जिसमें वकील ने 3 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई है और इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ को मज़ीद एहतियात की हिदायत की गई है। अच्छा, और इसी बारे में अब हम बात कर लेते हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। ये डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से मना किया है और वकील ने मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी हैं। इसकी अब कोई कानूनी हैसियत है? ये जो रिपोर्ट डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने जो दी है, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। वो सारी रिपोर्ट उठाकर देख लें, वही पुरानी बीमारियां जो 2013 से चली आ रही हैं उसी को रिपीट करके, और कोविड के हालात तो बेहतर हो गए हैं, यानी और खास तौर पर जो उन्होंने बाहर जाने से रोकाया वो आप वो देख लें। बाहर अभी जुबैर गुलगुल के यहाँ गए, फिर उन्होंने पोलो के मैच बाहर देखे, कॉफी पीने बाहर चले गए। तो ये तो ड्रामेबाजी है माजरत के साथ, यानी असल जो हालात और वाकयात ये है ना, और ये जो रिपोर्टें जमा कराई हैं हाईकोर्ट में, इसकी कानूनी हैसियत इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये पीरियोडिक रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, ये तो सजेशन हैं डॉक्टर लॉरेंस की। या तो आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल के अंदर गए और वो रिपोर्ट जो आपने पेश की है वो तो एक नुस्खा सा बना के हमारे यहाँ जितने मर्जी पैसे दें अच्छे डॉक्टर को या किसी डॉक्टर को पैसे दें, इस तरह की रिपोर्टें बना के तो दे जाता है। हम इसको मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मानते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स ऑथेंटिकेटेड बाय ए मेडिकल बोर्ड, एक आम आदमी की कंसल्टेशन एडवाइस करना, यानी यहां पर हमारे यहाँ आप आ जाए, मेयो हॉस्पिटल में आ जाए, किसी अच्छे डॉक्टर आपके जानने वाले हो तो वो कह देगा बेड रेस्ट के लिए आपको कह देगा और बैठ के, और ये रिपोर्ट जो है ना अमूमन इस तरह की रिपोर्ट अदालतें मानती नहीं। तो अज़ीज़ साहब क्या लगता है, उनकी वीज़ा की जो दरख्वास्त थी मुस्तरद, पासपोर्ट उनका एक्सपायर है, तो इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब क्या सूरत हाल होगी? उनको हेल्प मिलेगी, उनका वीज़ा एक्सटेंड हो सकेगा? देखिए, नवाज शरीफ की वीजा की एक्सटेंशन की जो दरखास्त है, एक तो पासपोर्ट रिन्यू किया उस वजह से रिजेक्ट हो गई है। अब उसकी एक्सटेंशन सिर्फ एक वजह बनी है, वो ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है। उन्हें अब मेडिकली साउंड साबित करना होगा। डॉक्टर लॉरेंस की जो रिपोर्ट है वो उनके लिए मसाइल पैदा करेगी, उनका वीजा इससे एक्सटेंड नहीं होगा जब तक वो किसी अच्छे अस्पताल नहीं जाएंगे, अस्पताल में बैठ के डॉक्टर से कोई मिसाल के तौर पर कोई ऑपरेशन होना है, अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा ऑपरेशन किया नहीं है। अगर मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट को अगर आप सामने रखकर देखें, ये जो रिपोर्ट डॉक्टर डेविड लॉरेंस की है ये उनके लिए कोई फायदा मंद नहीं होगी। ये खानापुरी की, और ये भी देखिए ये कब आई है, ये तो जुलाई की है और आज हम अगस्त में बैठे हुए हैं। तो ये तो एक खानापुरी की है, उन्होंने अपने आप को जो जुबान ज़द-ए-आम पे आवाजें आ रही हैं, बातें हो रही हैं नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनके लिए तो हालात और वाकयात इस तरह के बन चुके हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है कि इन रिपोर्टों की बुनियाद पर उनका मेडिकल जो है ना सॉरी जो वीजा है उनका वो एक्सटेंड हो जाए। चलिए, ये तो बरतानिया के हवाले से आपने बात कर ली ना, अब जरा हुकूमत के हवाले से बात करें। पाकिस्तान के पास क्या कानूनी तौर पर ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए? देखिए, एक जो बड़ी अहम इशू है वो ज़हन में रखना है कि हुकूमत बरतानिया सजा याफ्ता मुजरम को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देती, और अगर झूठ बोले तो डिसेप्शन का केस अलहदा बनता है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें सजा मिली हुई है, तो ये सजा जो है उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। हुकूमत पाकिस्तान ये फौरी तौर पर होम डिपार्टमेंट को बताए, कन्विक्शन के दोनों ऑर्डर जो हैं अल अजीजिया भी और एवनफील्ड भी उन तक पहुंचाए कि इनको सजा मिल चुकी है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नवाज शरीफ को वीजा में एक्सटेंशन मिल जाएगी और उन्हें मुल्क बरतानिया सिर्फ इसी बुनियाद पर छोड़ना पड़ेगा, और अगर उन्होंने गलत बयानी की है तो एक अलहदा केस बनेगा।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट भिजवाई गई जिसमें कहा गया कि उनकी तबीयत अब इतनी ठीक नहीं है, इतनी संभल नहीं पाई, तो उनको एहतियात करना होगी, साथ में वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो देखते हैं इस कानूनी हैसियत क्या होती है, साथ में कितनी ये रिपोर्ट मदद करेगी उनको वीजा एक्सटेंशन दिलवाने। लेकिन मसला ये है कि मदद जितनी भी की जाए, जो ऑप्शंस हैं उनको वतन वापस लाने के, वो इतने वायबल नहीं हैं। अगरचे कि थोड़ा सा एग्रेसिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से बात करे कि जी उनको पाकिस्तान भेजें, एक दफा भेजें, फिर वापस चले जाएंगे, जैसे कि वो 6 महीने का आपको पता है एक शर्त भी होती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या उनको वाकतन वापस लाना चाहती है या नहीं? चलें जी, अब जरा एक बहुत बड़े मसले के हवाले से बात करते हैं जिसके बारे में अशफाक ने तस्करा भी किया था टॉप स्टोरी से पहले। और जो हिंट दिया था वो ये कि पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार ने वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं उनको ना सिर्फ हैरान परेशान कर दिया है, बल्कि उनकी रातों की नींदें भी उड़ा दी। और अब चूहे सिर्फ चहलकदमी नहीं करते, हमले भी करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। उन्होंने बताया कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में सोई हुई थी कि इस दौरान चूहे ने काट लिया। कितना ये परेशान कुन बात है कि आप आराम से सो भी नहीं सकते। बिल्कुल अशफाक, और शाहिदा रहमानी की शिकायत पे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली यकीन दहानी उन्होंने कराई कि वो CDA को बेहतर इंतजाम की हिदायत करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक लॉज का मसला नहीं है, ये दनदनाते फिरते हैं चूहे जनाब पार्लियामेंट लॉजेस में। तो इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक रखने वाली रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा खुद। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि पार्लियामेंट लॉजेस में इंतजामात का ये हाल है कि अरकान पार्लियामेंट चूहों से महफूज नहीं है, ये क्या कहेंगे इस पे आप? ये बड़ी बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट लॉजेस है, पार्लियामेंट हाउस है, या यहाँ के इतराक है, रेड जोन है, यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि चूहे घूमते रहते हैं। लीजर्ड्स का बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में है, दीमक लगे हुए हैं दीवारों पे, खिड़कियों पे। और इसी तरह आपने देखा कि कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हो गए। और अब तो अलमिया ये इससे पहले भी तकरीबन 2-3 साल पहले हमारी एक कुलीग हैं मुसरत महसर, उनके हाथ में भी इसी तरह चूहे ने काटा था। उन्होंने एंटी रेबीज़ भी लगवाई और टेटनस का लगवाया। और सेम कल रात जब मैं यहाँ पर सोई हूँ और रात 2:30 बजे तकरीबन मुझे भी इसी तरह चूहे ने अचानक मेरे बेड पर आके काटा है। और इतने बड़े बड़े चूहे हैं और उसने काटा है जिससे इतनी ब्लीडिंग हुई है। फिर सुबह जाके मैंने टेटनस गन लगाया और अब एंटी रेबीज़ का एक कोर्स मुझे करना। इमेजिन कि कितना ये कंसर्निंग और अलार्मिंग है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कुत्तों का तस्करा किया, चूहों का तस्करा किया, और क्या मसाइल यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस को दरपेश हैं पार्लियामेंट लॉजेस के हवाले से? मैंने अभी पहले अर्ज किया कि अभी आप बाहर निकलेंगे, अभी आप हमारी दीवारों पे देखें तो दीमक लग रहे हैं। और इसी तरह क्या कहते हैं, बाहर निकले तो लीजर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, घर में भी हैं। मुझे तो खौफ था कहीं लीजर्ड ने तो नहीं काटा। इसी तरह मकसद कहने का ये कि शायद इनके पास फंड्स की कमी है या कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाते। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, इसको असर नौ बनना चाहिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और आपने खुद आंखों से देखा होगा कि जो लॉजेस का हाल है, जो यहाँ पर लिफ्टों का हाल है, लिफ्ट ऑपरेटर कोई बाकायदा नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें फेस करते हैं। लेकिन हम चूँकि अपने अपने इलाकों से आते हैं, चंद थोड़ा वक्त गुजारने के लिए कि इजलास होता है फ़ौरन चले जाते हैं, लिहाजा हम इस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब इस तरह का कोई मैटर वाक़या होता है तो फिर जो है वो ज़ाहिर है वो तवज्जो दिलाई जाती है बार कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अवामी नुमाइंदे रहते हैं। तो शाहिद साहब ये बताएगा कि ये जो चूहों की शिकायत है ये आज से नहीं आ रही, काफ़ी पुरानी है, तो ये मसला क्यों नहीं अब तक हल? और साथ में ये बताएगा कि कुछ ये चंद मखसूस ब्लॉक्स का मसला है या कि तमाम ब्लॉक्स की यही सूरत हाल है? देखिए, चूहे यहाँ क्योंकि इस्लामाबाद में मैं समझती हूँ KPK में भी जिस तरह बहुत ज़्यादा है, इस तरह इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा है। असल ये कि इनके आने के रास्ते ये जो नालियों से, पाइपलाइनों से, गटर की लाइनों से आ जाते हैं, उनको बंद करना होगा। ये तो एक नेचुरल है कि चूहे तो दुनिया भर में होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनके रास्तों को रोका जाता है कि जो यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, जो किचन्स हैं, या कोई भी हॉल ऐसा ना हो जहाँ से चूहे आ जाएं। लेकिन इसको कंट्रोल करने में मैं समझती हूँ कि CDA शायद नाकाम है और यही वजह है कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने जो हिदायत की यकीन दहानी की है कि जो बेहतर इंतजामात किए जाएँ, तो आप मुतमईन हैं उससे कि आप मैनेज हो जाएंगी चीज़ें CDA की जानिब से?
देखिए इससे पहले भी मैंने तकरीबन लास्ट ईयर शायद 1 साल हो गया है, मैंने क्वेश्चन रेस किया था इसी तरह चूहों का और ये तमाम मसाइल का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपने देखा कि वो क्वेश्चन कमेटी में भेजा गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब के खुद ये इंटरेस्ट है कि वो हाउस एंड लाइब्रेरी का इजलास ही नहीं बुलाते, वो उस पर तवज्जो ही नहीं देता। तो फिर हम डिप्टी स्पीकर साहब अगर, क्योंकि वो सरबराह होते हैं, अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई एम ग्लैड एटलीस्ट समबडी टॉक्ड अबाउट इट, इस हवाले से बात की गई, क्योंकि ये पहले जो चूहों का मसला है ये पार्लियामेंट में रहने वाले, जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो लोग रहते हैं उनको पता जाते है, थे, लोगों को नहीं पता जी। और अब जो है वो हमले भी कर रहे हैं। और एक और चीज भी है कि जिस तरह से इम्पोर्टेंट चीज ये है कि याद रखिए चूहों का मसला पूरे पाकिस्तान में स्पेशली वहां पर भी है कि जब भी ऐसा हो जाए तो उसके बाद टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं और वो 5 साल में एक बार लगवा लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एंटी रेबीज की वैक्सीन भी आपने लाजमी लगवानी है, क्योंकि यू नेवर नो कि वो किस वायरस का शिकार है। और यहाँ पे है कि ड्रेनेज से आते हैं, वो ड्रेनेज के जो होल्स हैं जब वही प्रॉपर्ली कवर नहीं होते, ये तमाम तो चीज़ें वहीं से आती हैं। खैर जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ना ये बात की जाती है कि जो हमारे बेटे हैं ये बड़े होके बाप का सहारा बनते हैं, फैमिली का सहारा बनते हैं, बाप का बाजू होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की बेटियाँ भी किसी से कम नहीं। और ये मिसाल तो कायम कर दी है मुल्तान में एक 19 साला बाहिम्मत लड़की जो कि रंग साजी जैसा मुश्किल काम करके अपने बीमार बाप का सहारा बन गई है। अच्छा जी, रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से बेटी जो है वो अपने बाप का सहारा बन रही है। एंड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से कि बेटियों में एहसास ज्यादा होता है, उनको ज्यादा ख्याल होता है अपने बाप का और अपनी कैपेसिटी में। अच्छा ये कह देना कि बेटियां बेटा बन गई, नहीं, बेटियां अपनी कैपेसिटी में बेटियां ज्यादा एहसास करती हैं, ज्यादा ख्याल करती हैं, ज्यादा केयर करती हैं, मोहब्बत करती हैं और अपना हक जिताती हैं अपने बाप पे और साथ रहती हैं। और शादी के बाद भी उनका एहसास खत्म नहीं होता। बेटे तो छोड़ के चले जाते हैं, बेटियां छोड़ के नहीं जाती। बेटा पराए, वो कहते हैं बेटी पराए, बेटे को भी बेटा घर का बना देती है, लेकिन बेटा जो घर होता है बाहर की बच्ची। अच्छा ये भी एक अफसोसनाक चीज है कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिश्ते उनको एज इट इज उनको नहीं रहने देते। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो बहू हो उसको बेटी होना चाहिए। भाई बहू का रिश्ता बहू का है तो वो बहू ही रहेगी और आपको उसी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बेटी है तो बेटी रहे, उसको जनाब बेटा बनाने की क्या लेकिन अच्छे रिश्ते बनाने में कोई इसमें हर्ज नहीं है, आपको बेटी समझ चाहिए। बट ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी मेरे लिए बेटा है, मेरे लिए बेटी मेरे लिए बेटी ही है। उसको बेटा कह के उसकी और का वैल्यू कम ना करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो वेलकम बैक। और नूर मुकद्दम के कत्ल के हवाले से जो केस है उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और गुज़िश्ता रोज सामने आने वाले फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी हुए हैं। बिल्कुल जी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम जाहिर जाफर ने कत्ल से पहले मकतूला से ज्यादती भी की थी और मुल्जिम जाहिर का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स भी नमूनों से मैच कर गए हैं। और इस कत्ल में जो इस्तेमाल होने वाला जो आला था, जो चाकू था, उस पर मुल्जिम जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है, तमाम तर रिपोर्ट सामने हैं और अब ये देखना है कि कब तक ये जो मामला है ये जल्द अज जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और कब मुल्जिम जाहिर जाफर को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल जाएगा। और इसी पर हम बात कर लेते हैं। तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये जो अभी तहकीक में मजीद एक बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया, इससे केस काफी हद तक सुलझ गया, कुछ बाकी नहीं रह गया मेरे ख्याल में। थैंक यू वेरी मच। और मुझे तो मेरी वाइफ पहले दिन से कह रही है कि आला कत्ल भी वहीं पे है, मुजरिम भी वहीं पे है, मुजरिमा वो अपना मकतूला भी वहीं पे है, सब कुछ है, तो फिर केस किस बात का, उसको फांसी दें। और ये पूरे पाकिस्तान की ये डिमांड है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें मैं आप दोनों से एक बात पे डिसएग्री करता हूं। जैसे बच्ची ने भी कहा कि मुल्जिम जाहिर जाफर ने कहा, मैं आपको कहूं ये दरिंदा है, ये मुल्जिम नहीं है। बिल्कुल। और दरिंदे को मुल्जिम नहीं करता। इसने तो 3 दिन कितना हिप से बेजा में रखा। देखे फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या आ गया। ये आपने बताया कि उसने उसके साथ ज्यादती की, बार बार ज्यादती की। तो हर उस शख्स ने जिसने इससे पहले विक्टिम शेमिंग की है, जिसने नूर के मुतालिक बातें की हैं, उसको आके माफी मांगनी चाहिए, अपने आप से भी, खुदा से भी और नूर की फैमिली से भी माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आपकी बेटी के मुतालिक इस तरह की बकबक की। दूसरी बात यह है कि हमें ये आप सोचने की कोशिश करें कि उस बच्ची ने कितनी तकलीफ में वो टाइम गुजारा होगा, बिल्कुल, कि पता नहीं कितनी बारी वो जिंदा होती होगी और कितनी बारी और लुकमान साहब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि जो डेथ हुई वो दिमाग को ऑक्सीजन ना जाने की वजह से हुई। इसका मतलब जब उसका गला काटा गया तो उसके जिस्म में जान बाकी थी। जी बिल्कुल। और देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि
DNAs मैच कर गए हैं, फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं, वीडियो टेप्स मैच कर गई हैं, फोरेंसिक एविडेंस मैच कर गया, केमिकल एविडेंस मैच कर गया। ये तो सारा जो है ना वो आपका बता, अब इसमें अगर केस ने लंबा चलना है तो मजीद अदालती निजाम के ऊपर लोगों का जो है ना हाँ जी। वो हो जाएगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो तो जनाब जी, दीवानी और वो- मुकदमात होते हैं, उनको 60 साल 70 साल अब लग आप जाते ये हैं, उनको तो देखिए, निपटाएं फौरन, अब ये तो आप ये क्रिमिनल देखिए केस कि है। एक अहम ट्विस्ट जो इसमें आया है कि जो पिछली पेशी में हुआ था जब हमने लास्ट लास्ट टाइम टाइम बात की थी कि जज साहब ने उसके वालिदैन की जमानत मंसूख कर दी थी और उनको जमानत पे नहीं छोड़ा था। अब उसका उनको 109 में चार्ज किया गया। आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि एक सेक्शन है 302/34 302/34 जिसमें उसके गार्ड्स को और माली को इनको भी चार्ज किया जा रहा है। Good. और अगर साबित हो जाता है, जो कोर्ट में अगर साबित हो जाता है, तो उनको कम से कम उतनी सजा मिलनी है जितनी मरकजी मुजरिम को मिलनी, यानी उनको भी डेथ पनिशमेंट फिर मिलनी है, वो भी कम। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ और बाप का जो किरदार है, जो इतना वो अपनी तरफ से मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो दरिंदा पाला हुआ था, हमें पता नहीं था ये वो। देखे, बाप ने अपनी थेरेपी वर्क्स वालों को क्यों फोन किया? बिकॉज उनके शेयर्स हैं उसमें और उन्होंने गालिबन उसको कहा होगा कि आओ और देखो क्या करना है। माँ ने एक साइबर कंपनी है उसको फोन किए, 5 फोन किए, खुद इसने कत्ल के 5 मिनट के बाद किए। अच्छा। अब मैंने पता किया कि ये कंपनी क्या करती है, तो मुझे पता चला कि जी वो सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल करते हैं। ओके। तो मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एविडेंस टेम्परिंग की कोशिश हो रही है, ये हो शवाहिद रही है। और मिटाने मैंने की फौरन मकतूला के जो वकला हैं उनकी फैमिली के, उनको मैंने इन्फॉर्म किया और उन्होंने पुलिस को आके इन्फॉर्म किया। लेकिन पुलिस एक बात पे बड़ा केयरफुल है। अच्छा। और वो कह रही है कि इसमें ज्यादा लोगों को मत इन्वॉल्व करें, ताकि वरना ये मरकजी मुल्जिम बच जाएगा। फैलता हमेशा हम लोग जाएगा। क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट में हर एक को, तेरे मेरे अरे गहरे को हम इन्वॉल्व कर देते हैं, और जो मेन कल्प्रिट होता है ना वो बीच में से बच के निकल जाता है। ऐसे ही। तो इस केस ने एक टेस्ट केस की हैसियत इख्तियार कर ली है। जैसे अभी ब्रेक में आपने मुझे बताया था कि कराची में 4 बच्चों की मां के साथ सिंध में अब क्या हुआ, बेमाना तशद्दुद और फिर कत्ल। देखें, जब तक आप ऐसे मुल्जिम को, ऐसे मुजरिम को, ऐसे दरिंदे को आप सरेआम फांसी नहीं देंगे और उसकी लाश को लटका नहीं रहने देंगे कि हर मुजरिम के लिए, पोटेंशियल मुजरिम के लिए वो एक मिसाल बन जाए, इतनी दर्दनाक होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे जहन में रात को ख्याल आए ना, ख्वाब में भी, कि मैंने किसी के साथ ज्यादती करनी है, तो मैं उठ के बैठ जाऊं और मैं लाहौल पढ़ूं, पैनिक फौरन अटैक जाऊं। हो। अच्छा, एक और चीज मुबशिर साहब, वेरी क्विकली सर ये बताइए कि अब जो जितने शवाहिद, जितने एविडेंसेस, जितनी इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंच चुकी है, उसूलन और माहिरीन कानून ज़ाहिर इस पे क्या राय रखते हैं कि कितने अरसे में इसका फैसला आ जाना चाहिए? इसमें अगर बड़ी तेजी से हुआ जी तो सेशन कोर्ट से 4 महीने से 5 महीने के अंदर जो है इसका फैसला आ जाना चाहिए। और अगर उसके बाद ये अपील में जाते हैं, जो कि जाएंगे, हाँ। पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के माफी पास की अपील अपील। होती है। रफली आपको बताता हूँ, तमाम फोरेंसिक, तमाम केमिकल रिपोर्ट होने के बावजूद ये कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे इस केस में। 3 से 4 साल बहुत लंबे, लेकिन हमने जैसे देखा कि ज़ैनब केस में, लेकिन इसमें एक देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। आपको मैं अल्लाह ताला की भी कुदरत है ना जी। अल्लाह ताला सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले तो वो लिखता है, सबसे बड़ा प्लानर तो वो है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गवाहान जो है ना वो फोरेंसिक रिपोर्ट और केमिकल रिपोर्ट है, और वो अब गलत नहीं साबित हो सकती, और पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेबल है। अब ऐसा कोई गवाह नहीं है बीच में कि जिसको आप पैसे देके डरा धमका के बिठा दे अगले 2 साल के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इंशाल्लाह, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये दरिंदा जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि इसके जितने अबेटर्स हैं और इसको हेल्प करने वाले हैं वो भी आइडेंटिफाई होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, ताकि फिर बाकी भी लोगों को इससे पता चले कि भाई आप कहीं भी किसी क्राइम को फैसिलिटेट करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और मैं आज आपके शो से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर उस शख्स ने जिसने विक्टिम शेमिंग की है ना, अब इस रिपोर्ट आने के बाद वो माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे, नूर से मांगे और अपने आप से मांगे।
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیس نمٹ جانا چاہیے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 3-4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ ہائپ نہیں رہتی، لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ زینب کیس قتل نمٹا بھی کیس دیا میں جاتا ہے۔ 4-5 مہینے کے اندر اندر عمران کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور یہاں پہ بھی ایسا کیس ہے کہ اب لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے، ہر ایک کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بہن بیٹی کسی ظاہر جعفر کے ساتھ نہ بیاہ دے جو بعد میں بہیمانہ قتل کرے جو اس کا۔ بھی ہو سر عام ہو، اس حوالے سے پہلے بھی مطالبات کیے جاتے رہیں۔ تو جناب آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس معاملے کو جلد از جلد نمٹائے گا، اور جو چالان وغیرہ ہیں، جو شواہد ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوگی۔ چلیں ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کی تھانہ نبی بخش کے حدود میں گشت پر معمور موٹر سائیکل سوار اہلکاروں نے ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، اور پولیس اہلکاروں اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر شاہ بتائیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں اشفاق، یہ نبی بخش تھانے کی حدود ہے جہاں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس پہ موٹر سائیکل سوار اہلکاروں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کی ہے۔ ایک جانب تو دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد فوری طور پر یہ دیکھا گیا کہ پولیس اہلکاروں نے بجائے فرار ہونے والے ملزمان کا وہ پیچھا کرتے وہ گلی میں رک کر متاثرہ دکاندار سے پوچھ گچھ کرتے رہے اور وقت ضائع کرتے رہے، اور ملزمان اس دوران آسانی سے فرار ہو گئے۔ اپنی نوعیت کا نا ایک مطمئن پولیس مقابلہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید مطمئن ہے جی، آرام سے لوگ جا رہے سے بائی دا وے قسم کی واردات ہو رہی ہے نا، بس ادھر ہی یہ جو فوٹیج ہے نا اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارا بڑے آرام سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا بعد میں پتا چلا کہ ایس ایچ او صاحب نے ان کو انعام بھی دیے، یہ کیا سین ہوا ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملزمان کو بھگانے کا انعام دیا گیا ہے، کیونکہ پولیس اہلکار اگر فوری طور پر کنٹرول پہ آگاہ کرتے یا ان کے پیچھے جاتے، بھلے یہ ملزمان نہ پکڑے جاتے، لیکن ایک چیز ہوتی کہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور فوری طور پر ناکہ بندی کر کے ان ملزمان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ مزے کی بات ہے ملزم فرار ہو گیا تو ملزم پکڑ بھی لیا نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی نام دینا بنتا ہے۔ ملزم فرار ہو گئے، مطمئن مقابلہ ہوا ہے، تو پھر انعام کس چیز کا؟ اچھا، اور یہ دیکھیں بڑے سکون سے، پہلے وہ پیدل بھاگنے کا اس نے سوچا، پھر اس نے کہا نہیں وہ تو سکون میں، انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ بائک پہ، پھر اس کے بعد وہ بائک پہ بھاگے اور پھر پولیس والے یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ ہاں رک گئے، بالکل وہ رکے آرام سے۔ اس پہ ایس او پی کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے، ان پولیس اہلکاروں میں سے کسی نے بھی بلیٹ پروف نہیں پہنی ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کو جس طریقے سے مقابلہ یہ ہوا تھا اس پہ کسی پولیس اہلکار کی جان بھی جا سکتی تھی، یہ زخمی ہو سکتا تھا، لیکن پولیس کا جو کام ہے اصل میں ان کو ان کے پیچھے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ملزمان بیک فٹ پہ تھے اور جو ان کے پیچھے جا کر ان کو اگر نہ بھی پکڑ سکتے تو کم سے کم یہ ہوتا کہ پیچھا کیا، لیکن ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ مطلب فائر کر سکتے تھے، ان کے پاس ایس ایم جیز ہوتی ہیں، گن کے پاس ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اچھا نہ یہ تو پیچھے گئے، پھر متعلقہ تھانے میں اطلاع بھی نہیں دی، یہ میڈل مجھے بتائیں یہ کون سا میڈل ہے جو دیا گیا ہے؟ اب بالکل ایسا ہی یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ڈی آئی جی ساؤتھ زون کا جو میڈیا گروپ ہے اس کے اوپر بڑے سے کیئر کی گئی ہے، اور انعام دیتے وقت ایس ایچ او صاحبہ جو یہ اپنے تینوں اہلکاروں کے نام دے رہی ہیں، لیکن اس مقابلے کے اندر صرف ایک قابل ذکر بات ہے کہ انہوں نے ایک دکاندار کو لوٹنے سے بچایا ہے، لیکن اس کے بعد جو اگلا کارنامہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا تو پولیس اس خبر کو جاری نہ کرتی یا پھر چلیں جی، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے دکاندار کو بتایا ہوا کہ دیکھو یہ ملزم ابھی جو بھاگے ہیں ہم نے تمہیں بچایا ہے، اور یہ ڈاکو تمہارے سامنے بھاگ رہے ہیں، ان کو ٹاٹا کر دو، ویو کر دو، بورے کو تمہارے سامنے کیمرہ اس کو ویو کر دو، کیونکہ اسی کیمرے کی فوٹیج کے بعد ہمیں میڈل بھی ملے گا، ہمیں شاباشی ملے گی۔ نہیں میڈل تو خیر نہیں ملا ان کو، میرے خیال میں نقد رقم، اور خاتون ایس ایچ او جو تھیں ڈاکو بھاگ گئے، وہ پیچھے نہیں گئے۔ اچھے ڈاکوؤں کو انعام دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے حاضر دماغی سے جناب بائک لے کے پھر گئے، ورنہ وہ پیدل بھاگنے کا سوچ رہے تھے، اور پہلے بھاگا اس نے، پھر پیچھے مڑا، اس نے کہا نہیں وہ سکون میں۔ چلو جی، ان کو بھی انعام مل گیا، ان کی بھی جان بچ گئی، دکاندار بھی بچ گیا۔ ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا، اور آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کے منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جناب جو نوجوانوں کو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، اور ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ جناب تھیم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی یوتھ ڈے کے حوالے سے، تو ٹرانسفارمنگ فوڈ سسٹمز جناب یہ آج کے دن کی تھیم ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں اور اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے۔ پہلا ایونٹ جو ہے وہ سن 2000 میں ہوا تھا، اور اس وقت سے یہ ہر سال بہت اچھی یوتھ بات ڈے کو منایا جاتا ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کے لیے اپرچونٹیز اتنی پیدا کی جائیں کہ تاکہ کسی بھی ملک میں جو وہاں کی جو یوتھ ہے وہ زیادہ اچھا کام کر سکے، وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی یوتھ کو انگیج رکھیں، ان کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ جتنا ان کو انگیج رکھیں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، اتنا ہی وہ یوتھ نہیں بلکہ وہ ملک میں آگے جا کے ترقی کرے گا۔ کل بڑا زبردست شو اشفاق ویسے ارشد شریف صاحب نے کیا، انہوں نے تو یوتھ اولمپکس کے حوالے سے بھی شو کیا، تو وہ شو دیکھنے والا ہے۔ ابھی ہمارے شو میں اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، لیکن یوتھ پہ کام ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور آپ کو پتہ ہے آگے 14 اگست آ رہی ہے،
बच्चे क्या प्यारी तैयारी कर रहे हैं। हाय हाय हाय, हमने उन फ़ोन नंबर्स भी शेयर किए हुए हैं जनाब, व्हाट्सएप पे आप बच्चों की वीडियोस भेजें, और कितने प्यारे लगते हैं बच्चे। हमारे बचपन में तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ बैजेस होते थे, उसके अलावा जनाब झंडियाँ होती थी जिनको हमें खुद तैयार करना होता था। आजकल तो सारी चीज़ें तैयार मिल जाती हैं, कपड़े मिल जाते थे, बट ऑफ कोर्स ये जो आजकल के ग्लासेस हैं, जो बैंड्स हैं, जो मालाएं हैं, जो घड़ियां हैं, हाँ घड़ियां भी मिल जाती हैं, घड़ियां भी मिल जाती थी, घड़ियां भी मिल जाती थी। लेकिन अब तो इतना कुछ आ गया बच्चों के लिए, और आपके बच्चे जब ये तमाम चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। आप लोग हमें मैसेज करें, अपने बच्चों की वीडियोस भेजें, और उम्र की कोई कैद नहीं जनाब। घर के बुजुर्ग भी कौमी तराना गा रहे हैं, कुछ तैयारी करें, हमारे साथ शेयर करें, और कुछ मनाजर तो आपके साथ शेयर भी करते हैं अभी। क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। मदिया, हम भी कहते हैं उम्र की कोई कैद नहीं है, हम भी जाके ना वीडियो बना के भेजेंगे, चलेगी हमारी इसी तरह से। हाँ भी चलानी है आप लोगों ने, हमें भी टीवी पे आने का बहुत शौक है। नंबर हम नोट करेंगे और मतलब शो कर लेंगे, लेकिन दरमियान भी इसमें वीडियो चलना ज्यादा थोड़ा मजा आता है ना, हम जरा कलरफुल किस्म के वो बैंड्स पहन के, और ये गालों पे वो पाकिस्तान का झंडा बना हुआ, फिर वैसे आपने टॉप्स भी ग्रीन पहने हुए, बैंड भी आपने वैसा लगाया हुआ, इतना अच्छा लगता है। और बंदों की भी और बहुत सारी चीज़ों की फैशन की चीज़ें। चले जनाब, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, आपसे रुखसत लेने का, लेकिन कल मिलेंगे। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।